every body remains in its state, either state of rest or state of uniform motion until it is applied with external unbalanced force. मतलब ये प्रॉपर्टी कोई फॉर्मूला, ये लॉ कोई फॉर्मूला नहीं देता है, बस ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाट फोर्स कैन डू. मतलब बॉडी के ऊपर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी क्या कर सकती है, मतलब बॉडी का क्या हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, फोर्स यानी फर्स्ट लॉ देता है. उसके बाद में सेकंड लॉ हमने देखा था, क्या था न्यूटन का सेकंड लॉ. हे बघा, हे काय इथून पुढे रोज रेग्युलर सगळ्यांनी हे वर्क करायचे. टॉपिक सुरू झाला, सकाळी उठल्यानंतर आपली जी मॉर्निंगची सुरुवात आहे, लोक देवाचं नाव घेऊन करतात, आपण फिजिक्सचं नाव घेऊन करायचे. कळालं ना, कारण आपल्याला फिजिक्स पेक्षा जास्त, सॉरी देवापेक्षा जास्त येईल आपलं फिजिक्स करणार, हे लक्षात ठेवा आपला नंबर लागण्यासाठी. त्यामुळे बेसिकली आपला फोकस याच्यावर असला पाहिजे. ठीक आहे, सगळ्यात पहिले काय करणार आपण, एनएलएम. कितने लेक्चर हो गए एनएलएम के, 2 हो गए, आज थर्ड लेक्चर है. ठीक है, तो क्या था फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एनएलएम मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब लॉ ऑफ मोशन. जो हमारे 11th एनसीईआरटी के पार्ट फर्स्ट के मोशन इन प्लेन का नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ये फोर्थ टॉपिक है. फिजिकल वर्ल्ड अपन काउंट नहीं कर रहा. ठीक है, तो उसके बाद में हमने एनएलएम डायरेक्ट शुरू नहीं किया था, उसके लिए थोड़ी सी बेसिक बेसिक कंसेप्ट का इंफॉर्मेशन देखा था कि हमने 1D में क्या देखा, वेक्टर में क्या देखा, 2D में क्या देखा. हे सगळं रिवाइज पिक्टोरिकल रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला ब्रेन मध्ये करता आलं पाहिजे, इमॅजिनेशन झालं पाहिजे. या पद्धतीने जर वर्क केलं देन अँड देन ओनली यू विल गेट द आउटपुट. फक्त यायचं, रेग्युलर अभ्यास करायचा, याने आउटपुट येणार नाही. कळालं ना, मी पहिले पण तुम्हाला सांगितले की मोर दॅन 1 लाख स्टुडंट तुमच्या सारखेच एफर्ट्स घेतात महाराष्ट्रामध्ये, क्लास लावतात, रेग्युलर स्टडी करतात, सगळं काही वर्क करतात. बट ज्यांचे नंबर लागतात त्यांचे किती आहेत, लेस दॅन 3500 नंबर्स आहेत. बरोबर आहे, मग आपण त्या लेस दॅन 3% मध्ये कसं येणार, काय वेगळं आपल्याकडं, काय आहे का वेगळं आपल्याकडं, आहे का, एस नो, काय फिजिक्स आहे. व्हेरी गुड. ठीक आहे, हेच ऐकायचं तुम्हाला. पहिली गोष्ट फिजिक्स आहे आपल्याकडे, बट हे एक्झाम मध्ये आपल्याला आउटपुट काढण्यासाठी काय करावं लागेल, हार्ड वर्क नहीं करायचं, वर्क तेज करायचं, बट स्मार्ट वर्क करायचं. ठीक है ना, स्मार्ट वर्क इन द सेंस व्हाट, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है, कंसेप्ट हमारे ब्रेन में एकदम फिट नहीं हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तब तक उसको वर्क करने का. बट होता क्या है कि टाइम टू टाइम अगर उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो इतनी मेहनत से जो हमने प्रिपेयर किया था वो सब हम भूल जाते हैं. बरोबर आहे की नाही. हे जर झालं तर तुम्ही स्वतःवर खूप मोठा अन्याय करताय. कळालं ना, तुम्ही स्वतःचे खूप मोठे शत्रू बनताय. म्हणजे एवढं सगळं एन्जॉय है ना, काय म्हणतो आपण त्याला, आनंदानं खेळायचे बागडायचे दिवस तुमचे, ते सगळे सोडता, तिथं 8-8 तास लेक्चर करता, हे कमी पडतं म्हणून घरी जाऊन अजून मोर दॅन 6 आवर्स स्टडी करता. बरोबर आहे की नाही. रोज आपलं रेकॉर्ड होते, काल 4.5 तास, आज 4 तास झोपेचं, एवढी कमी झोप आपण घेतो. एवढी मेहनत खरंच घेताय तुम्ही लिटरली, एका दुसरा नसेल घेत त्याला द्या सोडून. बरोबर आहे, हो म्हणा. मग एवढी आपण मेहनत घेतोय आणि या मेहनतीला एवढा अवघड डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपला, एवढे डिफिकल्ट कन्सेप्ट, एवढे डिफिकल्ट क्वेश्चन्स त्याला आपण प्रिपेअर करतोय. पण जर आपण हे रिवाइज नाही केलं तरी तुम्ही विसरून जाणार, लक्षात घ्या. मग तुम्ही किती हुशार असले, किती बदाम खाल्ले असले, तरी पण तो प्रॉब्लेम होणारच आहे. त्यामुळे आपला टास्क काय की डेली उठने के बाद हर रोज होल सिलेबस रिवीजन होनी चाहिए. अजून एक सुरुआत फ्रॉम स्टार्ट, आज से शुरू करो, एनएलएम से शुरू करो, 1D 2D एंड डायमेंशंस एंड एरर. अगर बाकी सारा सिलेबस प्रिपेयर हो गया तो ये 3 टॉपिक मैं आपको फिर से और एक बार पढ़ाऊंगा. मतलब अभी बैचेस शुरू है, उसमें नहीं हुआ तो और एक बार मैं पढ़ाऊंगा. ठीक है, उनको छोड़ दो, बट एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम एनएलएम. तो एनएलएम में क्या था, पहली कंसेप्ट हमने डिस्कस की थी, लीनियर मोमेंटम. क्या होता है लीनियर मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द गिवन बॉडी इज कॉल्ड एज लीनियर मोमेंटम, डिनोटेड बाय p given by p equals to m into. हे सोप्या कन्सेप्ट आहे, ते चेंबर नाही, 3.5 नाही, 4 नाही, मोठमोठ्या डायग्राम नाही, ते अवघड अवघड नोमेनक्लेचर नाही, माइटोकॉन्ड्रिया पिटोकॉन्ड्रिया असं काहीच नाही. किती सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे लीनियर मोमेंटम, कोणाला पण येईल. बरोबर आहे नाही. क्या होता है लीनियर मोमेंटम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ mass into velocity, denoted by p given by p equals to, where m is the mass, v is the SI unit of linear momentum is kg meter per dimensions. स्केलर या वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन हर बार क्या होती है, वेलोसिटी के अलोंग होती है. फिर हमने देखा p कांस्टेंट तो क्या, m कांस्टेंट तो क्या, v कांस्टेंट तो क्या, ते ग्राफ सगळ्यांचे था. ठीक है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट कांसेप्ट देखी थी, दैट वाज चेंज इन मोमेंटम. अब चेंज निकालना है, मतलब क्या करना है, हर बार फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करना है. ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, लेकिन वहां पे मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी थी, तो हमने डिफरेंस देखा था. अगर बॉडी इज मूविंग along स्ट्रेट लाइन पाथ है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो लीनियर मोमेंटम में जो होने वाला चेंज है वो आता है m इन ब्रैकेट v माइनस u, जो हमें एक्सपेक्टेड था. लेकिन अगर बॉडी की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, बॉडी रिबाउंड हो रही है, तो उस केस में डायरेक्शन चेंज होती है. इसलिए सेम लीनियर मोमेंटम में जो चेंज है वो बनता है m इन ब्रैकेट v प्लस. ठीक आहे, हे लक्षातच ठेवायचं, याला एक्सक्यूजच नाही. तर नॉर्मली इन जनरल आपण डोकं लावतो, आपलं लॉजिक काय सांगतं, चेंज होतोय म्हणजे mv मायनस
MU येतोय, असतो तोच, बट डायरेक्शन चेंज झाल्यामुळे काय होतं, V प्लस U बनता है. एंड अगर बॉडी along x एक्सिस नहीं तो along y एक्सिस नहीं आ रही है, कोणत्या पण टॉपिक मध्ये, तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, ईपीडी से वेक्टर क्वांटिटी उसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, एक along हॉरिजॉन्टल दूसरा along, तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कौन सा कंपोनेंट आएगा ये डिसाइडेड नहीं होता है, डिपेंड करता है एंगल कौन सा गिवन है. इफ एंगल इज गिवन विद हॉरिजॉन्टल देन थीटा का एडजेसेंट बनेगा cos, रिमेनिंग बनेगा. उसमें हमने देखा था कि लीनियर मोमेंटम की केस में अगर आपको बोला जा रहा है कि बॉडी इज इंसिडेंट हो रही है मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, उस केस में चेंज इन मोमेंटम काउंट करते टाइम, कैलकुलेट करते टाइम sin थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं एंड चेंज इन मोमेंटम बनता है ट्वाइस ऑफ mu, ट्वाइस ऑफ mu, ट्वाइस ऑफ mu. और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. ठीक है, फिर उसके बाद में एनएलएम पढ़ने के लिए जैसे हमने मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किया था, मोमेंटम के बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की थी, दैट वाज इनर्शिया. इनर्शिया, इनर्शिया क्या होती है इनर्शिया, मतलब टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मैटर रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म. जसं आहे तसंच राहायचं, चेंज आपल्याला करायचंच नाहीये. ठीक है, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो कब तक, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होगा तब तक, है ना. यहाँ तक डिस्कशन फर्स्ट लेक्चर में किया था, फिर टाइप्स डिस्कस करने थे, लेक्चर खत्म हो गया था. नेक्स्ट डे हमने क्या किया था, फिर से सारी बातें इंट्रोड्यूस की थी. हे फ्लॅश झालंच पाहिजे बेटा, आपल्या ब्रेनचं सगळ्यात मोठं स्किल हेच आहे आणि जे याच्याकडून वर्क करून घेतात ते सक्सेसफुल होतात इन एज्युकेशन फील्ड तरी ॲटलिस्ट. म्हणजे काही लोकांना लगेच कळतं, काही लोकांना लय हळूहळू कळतं. हा डिफरन्स का असतो, हा डिफरन्स याच्यामुळेच असतो. मी तुम्हाला सांगितले, परत रिपीट करतो, ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक सबसे बड़ा एडवांटेज, एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज. एडवांटेज ये है कि ब्रेन को जो है एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज लैंग्वेज ऑफ इमेजेस. इसलिए जो कंसेप्ट, जो पॉइंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, या इसलिए हम क्या करते हैं, देखो हर बार जो है मैं आपको स्ट्रिक्टली मतलब सांगून जमत नाही म्हणून आपण ते काय करतो, बळजबरी करतो की सॉल्व एग्जांपल देख के पहले समझो, देख के सॉल्व करो. ये क्यों, क्योंकि ब्रेन का दूसरा लिमिटेशन होता है कि ब्रेन को उतना ही आता है जितना हमने उसको सिखाया है. कड़ा ना, तो हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हर एक बात, हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी ब्रेन को पढ़ाना, सिखाना. एंड वो सिखाते टाइम हम क्या करेंगे, उसका एडवांटेज यूज करेंगे, कौन सा, लैंग्वेज ऑफ इमेजेस वाला. अगर हमने उसको इमेजिन कर करके, जैसे इनर्शिया नाही कळालं बट एक्झाम्पल सगळे कळाले बरोबर. गाडीत माणूस चालला, मागे येतो, पुढे जातो, घोड्यावर मागे पडतो, झाडावरून फळ खाली पडतं, बोरं पडतात, सफरचंद पडतात, आंबे पडतात, है ना. वो सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए क्योंकि उसकी रेडीमेड इमेज पहले से ब्रेन में थी. समझ में आ रहा है ना. तो जो न्यू कंसेप्ट आ रही है, मतलब न्यू पॉइंट आ रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हमें लगता है, इसका मतलब ब्रेन हमें सिग्नल दे रहा है की याची इमेज मला बनवता येत नाही, यावर अजून वर्क कर, याची इमेज दिल्याशिवाय मला कळणार नाही. कळालं ना. देखो बेसिकली क्या होता है, ब्रेन को इनपुट जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट जो हमारे काम में आएगा वो आईज एंड ईयर के थ्रू आता है. समझ में आ रहा है. आपण डोळ्यांनी जे बघतो तो बघतो इन टर्म्स ऑफ लाइट, कानाने ऐकतो इन टर्म्स ऑफ साउंड वेव. लेकिन ब्रेन को जो डेटा, जब भी ये इनपुट दिया जाता है, ब्रेन इस डेटा का कन्वर्जन करता है लैंग्वेज ऑफ इमेजेस में. समझ में आ रहा है ना. तो लैंग्वेज ऑफ इमेजेस में अगर ब्रेन कन्वर्ट करने के लिए एबल नहीं है तर ती कन्सेप्ट आपल्याला कळणारच नाही. कळालं ना. एंड अगर लैंग्वेज ऑफ इमेज के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गई म्हणजे आपल्याला भारी वाटतं की आपल्याला पर्टिक्युलर कन्सेप्ट कळाली. पण हे फक्त कळून उपयोग नसतो, हे सगळं आपल्याला रिवाइज करावं लागतं. होतं ना, असं झालं होतं ना, हे आठवतं ना, मैंने बोला की टाइप्स ऑफ इनर्शिया राइट डाउन, फिर 12 बज गए, बायो का लेक्चर है, एक काम करते आपण कल डिस्कस करते हुआ था. हे सगळं आपल्याला ॲज इट इज आठवलं पाहिजे, ब्रेनचं सगळ्यात मोठं स्किल आहे. आणि मी सांगतोय म्हणून फॉर 21 डेज फॉलो करा. 22nd डेला तुम्ही येऊन सांगशाल त्याचे रिझल्ट्स काय आहेत. कळालं ना. ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट डे हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन शुरू किया था. 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ, उसके एग्जांपल तो मालूम है. रेस्ट में बॉडी मोशन में सेट हो गई तो क्या होता है, वेरी गुड. ठीक है, उसके बाद मोशन में बॉडी है, वो अगर सडनली ब्रेक अप्लाई करके रुक रही तो क्या होता है, बॉडी मोशन में रहती है. डायरेक्शन के लिए भी सेम पार्ट एप्लीकेबल था. फिर हम धीरे धीरे एनएलएम के टुवर्ड्स आने वाले थे, इसलिए हमने क्या किया, फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, पुश और पुल. पुश का मतलब जो ऑलवेज एक्ट होगा टुवर्ड्स द बॉडी, एंड पुल का मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी. एंड ये क्यों एक्ट होता है, बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द बॉडीज. फिर हमने F इक्वल्स टू ma को इन जनरल इंट्रोड्यूस किया था पहले ही, और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन को डिस्कशन किया था. फिर हमने लिखा था कि वहां पे जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है ऑलवेज होगी अलोंग नेट फोर्स एक्टिव ऑन द बॉडी. और उसके लिए मैंने 2-3 एग्जांपल भी दिए थे, ब्लॉक दिए थे, दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस दिए थे. फोर्सेस किती नंबरचे होते हे पण मी सांगू शकतो. समझ में आ रहा है ना. याचा काही रट्टा मारला का मी काय काय लिहिलं होतं म्हणून, ते लैंग्वेज ऑफ इमेजेस है. प्रॉपर अगर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तो ये बहुत ज्यादा काम में आता है. समझ में आ रहा है. ठीक है, आगे हमने देखा था फिर एक्चुअली एनएलएम को, पहला लॉ इंट्रोड्यूस किया एवरीबॉडी.
remains in its state of rest or state of uniform motion until it is applied with external unbalanced force. फिर unbalanced क्यों बोला, अगेन एक्सप्लेन किया था कि बॉडी के ऊपर दो फोर्स एक्ट होंगे एंड इधर भी 20 न्यूटन उधर भी 20 न्यूटन, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी. लेकिन वही 20 न्यूटन अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग एक्ट नहीं होगी तो बॉडी रोटेट होगी, मतलब वो टॉर्क फॉर्म करेगा, कपल फॉर्म करेगा. एंड वही फोर्स अगर इधर 20 उधर 10 हो गया तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स आएंगे और वहां पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, उसके बाद में हमें एक्चुअल में F इक्वल्स टू एम डिराइव करना था, जिसके लिए सेकंड लॉ पढ़ा था इन्हें. क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी F प्रोपोर्शनल टू dp by dt. फिर F इक्वल्स टू बना k into dp by dt, k इक्वल्स टू 1 होता है इन ऑल टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स. फिर F इक्वल्स टू ma बनाने के लिए हमने दो मेथड्स देखी थी, एक डिफरेंशिएट करके या फिर m इन ब्रैकेट v2 minus v1 करके या फिर v minus u करके. दोनों भी केस में सेम फॉर्मूला आता है जो हम एज यूजुअल रेगुलर यूज करेंगे, दैट इज F इक्वल्स टू m into a, मतलब मास इनटू. फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, एंगल वाला भी किया था, कॉस साइन वाला भी किया था. एंड उसको सॉल्व करने के बाद फिर हमने थर्ड लॉ डिस्कस किया था, दैट इज every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. और उससे रिलेटेड मैंने बस इतना ही बोला था कि ये इंस्टंटेनियस प्रोसेस है, असं नाही होत ऍक्शन झाली, विचार केला, भक्त तुला नंतर आणि मग रिएक्शन झाली. ठीक है, इंस्टेंटली फोर्स अप्लाई हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स वहां पे एक्सर्ट किया जाता है, मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. नेचर में ये बैलेंस क्या होता है, मेंटेन होता है ना, थैनोस बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए. ठीक है, वही न्यूटन ने बोला है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं. ठीक है, तो तीन लॉ का इंट्रोडक्शन हो गया. मैंने कल ही बोला था कि ये इंट्रोडक्शन है बस, मतलब एलएलएम का जो कंटेंट ऑफ सिलेबस आहे इतना नाही, इथे एलएलएम चा जो कन्सेप्चुअल पार्ट आहे तो संपलाय, पण एलएलएम आता सुरू झालाय. ठीक है, सो राइट डाउन फोर्स. और उसके बाद आपको बोला था 10 शॉर्ट एग्जांपल आहे पहिले मॉड्यूल के. हे बघा, प्रत्येकाने रोजचं काम जर रोज कंप्लीट केलं तरच ते होणार आहे. तुम्ही एक दिवस जरी पेंडिंग ठेवलं तर लक्षात घ्या त्याच्यासाठी तुम्हाला 8 दिवस एक्स्ट्रा एफर्ट्स घ्यावे लागणार आहेत. कारण मैंने बोला था 10 शॉर्ट एग्जांपल्स कंप्लीट करू. तुमची रिपीटरची बॅच आहे, कळालं ना, त्यामुळे आपल्याकडे टाइम बाकी बॅचेसच्या कंपॅरिझन मध्ये थोडासा कमी आहे. त्यामुळे हे वर्क तुम्ही करून तुमचं काम आहे एव्हरी डे सेम डे टारगेट कंप्लीट करके उसके डाउट पूछने के. ठीक है ना, 10 एग्जांपल सॉल्व करून कालच्या कालच त्याचे डाउट्स तुमचे क्लियर झाले, असं अज्यूम करून आपण पुढचे क्वेश्चन सॉल्व करणार आहे. ठीक है, राइट डाउन. फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, और इसके बाद में जो भी रोज टेस्ट होगी, रोज के टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहेंगे. ठीक है, क्या लिखा फिर, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास. फोर्स ड्यू टू मतलब हमें फोर्स ही पढ़ना है. इस टॉपिक में कोई भी कंसेप्ट आएगी, डायग्राम होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, कहीं पे भी जाएंगे तो हमें क्या करना है, फोकस करना है सिर्फ फोर्स के ऊपर. बस लिंक लगा के हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं. जैसे 1D 2D में क्या था, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ये सोडून काही बघितलंच नाही आपण. अभी इस टॉपिक में एक ही कंसेप्ट ऐड हो रही है, दैट इज फोर्स. वैसे हम वर्क और एनर्जी पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, फोर्स के साथ वर्क आएगा, एनर्जी आएगी, पावर आएगी. एंड एवढ्याच कॉन्सेप्टवर पूर्ण फिजिक्स अपना डिपेंड करतो. उसके बाद में एक्चुअल एप्लीकेशन शुरू होंगे. मैंने पहले ही बोला है कि रिमेनिंग टॉपिक एक्सट्रीमली सिंपल है. कब, स्टार मार्क करके अगर ये 5 टॉपिक 100% प्रिपेअर आहे तो. त्यामुळे मी सांगितलंय की डिसेंबर एंडिंग पर्यंत जेवढं तुमच्यात पोटेन्शियल आहे 100% युटिलाइज करा, स्वतःला मेल्ट करून मोल्ड करा. जानेवारी पासून त्याचा फीलच वेगळा असेल. मतलब ग्रॅव्हिटेशन ज्यावर 3 क्वेश्चन्स येतात, 2 क्वेश्चन्स येतात, बघता बघता टॉपिक सुरू होईल, 4 दिवसामध्ये संपला पण टॉपिक. तुमचा विश्वास बसणार आहे की हा खरंच ग्रॅव्हिटेशन होता. बट हे कधी, पहिले 5 टॉपिक की कन्सेप्ट एकदम ना उकळून गेलो आपण, रक्तात उतरले आपल्या, एवढं भारी वाटलं पाहिजे. असं भारी वाटलं म्हणजे क्वेश्चन बघितला 5 टॉपिक वरचा की आपल्याला आनंद झाला पाहिजे. ठीक आहे, असं जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत त्यावर वर्क करा. बाकी सगळे टॉपिक आपलेच आहेत, कळालं ना. आणि हे 100% खरं आहे बेटा. तुम्हाला फक्त 5 टॉपिकला अभ्यास करावा, नंतर मी परत सांगेल की नाही हे पण अवघड आहे, असं नाहीये. ये 100% हेच है, क्योंकि बाकी टॉपिक में क्या होने वाला है, फॉर्मूला बस नया आएगा. एक बार फॉर्मूला आ गया, उसके बाद में उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोसेस वही होगी जो हम इस 5 टॉपिक में सॉल्व कर रहे हैं. कोई भी फिजिक्स का टॉपिक लो, हर बार हमें वही करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, उसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है. उसका एप्लीकेशन कहाँ पे आएगा, मतलब जैसे कोई भी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी क्या होगा, फोर्स होगा, वर्क होगा, एनर्जी होगी, और हमें डिफरेंट केसेस में एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. म्हणजे सगळं हेच आहे ओव्हरऑल. त्यामुळं लास्ट मंथ आहे तुमचा, 100% नहीं 500% डिवोट करा स्वतः, मग रिजल्ट्स बघा. ठीक है, और एक बात मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो फिजिक्स की लिमिटेशन ये है कि फिजिक्स लास्टला प्रिपेयर होत नाही. सगळ्यांचं नेमकं गणित चुकतं कुठं, हे 97,000 हे वाया का जातात, इनका रीजन ही वही है.
जब शुरू करते प्रिपरेशन तब बस केमिस्ट्री बायो बायोचा तर विषयच नाही एकदम, उसके बाद में जो टाइम मिला वो केमिस्ट्री। सर आवाज नहीं येते. ते तुमच्यासाठी नव्हते बेटा. ठीक है, वेरिएबल मास, और वेरिएबल मास मतलब क्या, चेंज होने वाला मास। लेकिन कल हमने डिस्कस किया था मास कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि मास, पोजीशन, टाइम एंड स्पीड, इससे रिलेटेड चेंज नहीं होगा। तो ये क्या कंसेप्ट है, फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास, ये वाली कंसेप्ट है कि मास मत चेंज होगा मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मास चेंज होगा मतलब वो क्रिएट भी नहीं होगा। मास क्या होगा, एक सिस्टम रहेगी, एक तो सिस्टम में मास को हम ऐड करेंगे, नहीं तो सिस्टम में से मास को रिमूव करेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब सिस्टम में जो मास था वो चेंज होगा, मतलब वो वैरी होगा, एंड उस वैरी होने वाले मास की वजह से जो फोर्स एक्ट होता है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास। जिसके एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट मालूम है क्या असतो? रॉकेट हो, दिवाळीचं पण असतं, पण जरा चांगलं घेऊन बेटा दिवाळीचं रॉकेट। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, बेसिकली रॉकेट मालूम है क्या करता है? रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को लेके जाता है, समझ में आ रहा है ना? अर्थ की ग्रेविटी के ऊपर या फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर उसको लेके जाना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें फ्यूल होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन वहाँ पे आपल्या गाडीसारखी सिस्टीम नसते, चेंज पॉकेट, इंजिन, टायर, वियर, रेस के लिए टायर पळतात, मग रोडवरून घसरतात, असं होतं का? उसको हवा में अपलिफ्ट होना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, ये फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होती है बेसिकली फ्रॉम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो यूज होती है। मतलब हम क्या करते हैं, रॉकेट के अंदर जो है फ्यूल को बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद जो हाई प्रेशर बर्न फ्यूल गैसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रॉकेट के बाहर निकालते हैं विद द नोजल। नोजल कळतं का? व्हेरी गुड। और नोजल के बाहर, नोजल नहीं कळत तुला? नरसाळ तेच म्हणतात ना नोजल, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ऐसे ऐसा पाइप है और एंड उसका इस तरह से, ठीक है, इसको बोला जाता है एज ए नोजल। समझ में आ रहा है? तो पहले से एकदम हाई प्रेशर गैस से, अरे नोजल से बाहर आने वाले, तो क्या होगा, उसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ने वाला है,
तो हाई प्रेशर गैसेस अगर रॉकेट के बाहर आएंगे मतलब क्या होगा, मास रॉकेट के सिस्टम से इजेक्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो मास इजेक्ट हो रहा है वो क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, एंड उसी फोर्स को हम इस पर्टिकुलर केस में कंसीडर करते हैं एज ए थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू चेंज इन मास। अब मास चेंज कैसे होगा, एक तो सिस्टम में मास ऐड किया जाएगा, नहीं तो सिस्टम से मास इजेक्ट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल घर पे एक टँक आहे, उसमें पाणी भरना आहे, टेरेसवर नाही खाली ठेवलंय, नळाला पाणी आलंय मोटर ऑन केली आणि आपण काय केलंय, पाईप धरला टँक मध्ये। स्टार्ट मध्ये काय होतं, टँक जागेवरून बाजूला जाते का, जाते ना, कोण नाही म्हटलं, छोटी घेतली टँक, असं ना करू बाळांनो, असं आता किती लीटरची ते नका विचारू, ठीक है। होता है कैसे, छोटी टैंक है, उसमें एकदम हाई प्रेशर पानी आ रहा है और हमने उसमें पानी डालने के लिए नळी त्यात आपण धरली, काय होतं, ड्रम है, टैंक सोडू दिया, ड्रम वो पीछे जाती। समझ में आ रहा है? मतलब वहां पे क्या ऐड हो रहा है, मास ऐड हो रहा है, और मास ऐड होते टाइम वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम कंसीडर करते हैं एज ए थ्रस्ट। क्लियर है? तो थ्रस्ट का मतलब समझ में आ रहा है, व्हाट इज थ्रस्ट, थ्रस्ट 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 थ्रस्ट, असे नंबर ऑफ टाइम प्रोनाउंस का करतो वर्ड मी, मला भारी वाटतं म्हणून नाही, ठीक आहे ना, असं ब्रेन मध्ये ते फिरलं पाहिजे, ठीक आहे। थ्रस्ट मतलब गायत्री, थ्रस्ट मतलब क्या है, राइट डाउन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सिस्टम और फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू mass ejected or added into the system or from the system, mass ejected or thrust मतलब क्या है, force acting on the system due to mass ejected by the system or ejected on the system or added on the system, sorry, ejected from the system or added on the system। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है एज ए थ्रस्ट। अब बेसिकली थ्रस्ट की केस क्या होती है, देखो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन F इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए। तो बस यहाँ पे ए की जो केस होती है, ए में क्या होता है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है, बट कंडीशन क्या होती है कि हम मास को ऐड कर रहे हैं, नहीं तो मास को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है, मास रिमूवल का या फिर मास एडिशन का रेट हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो हम बस यहाँ पे क्या करते हैं, ये m इंटू ये dv मतलब v है, ये अपॉन का dt ये मास के साथ में ले लेते हैं, मतलब क्या बनेगा, F इज इक्वल्स टू v इंटू dm अपॉन dt। तो ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर थ्रस्ट, ठीक है ना। मतलब आपको बोला जाएगा कि मास एडेड इनटू द सिस्टम 4 kg पर सेकंड है, kg पर सेकंड है, मतलब क्या है, dm बाय dt है, मास अपॉन टाइम है। आज के टेस्ट में है क्वेश्चन, तो टेस्ट नंतर सोडवा, ठीक है। तो क्या होगा, v इंटू dm बाय dt, v का मतलब क्या होगा, कौन सी वेलोसिटी, देखो एक्चुअल में इसका वेक्टर फॉर्म ऐसे होता है fth, th का मतलब फोर्स ड्यू टू थ्रस्ट इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ v रिलेटिव मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इनटू dm बाय dt। अब यहाँ पे लिखो F वेक्टर th मतलब फोर्स ड्यू टू थ्रस्ट, फास्ट नहीं होते ना, सुरूच नहीं केला अजून, काय फास्ट होणार, कळालं ना, क्या लिखा है बस दो ही पॉइंट, अगर सिस्टम में मास ऐड हो रहा है या फिर इजेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, एंड उसके बाद में ये इक्वेशंस। अब ये होने के बाद आप ये इक्वेशन लिख रहे हैं, हो तेच मला लिहून द्यायचे, त्यामुळेच मी थांबलो इथं, तुमचं लिहून झालं की मी सांगतो। प्रथमेश डीवीचं व्ही कसं झालं सांग, कोण त्याला, डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी था, बट यहाँ पे वी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हमने इसको वी लिया है, इसलिए डी एम के साथ में आ गया। चलो हो गया, यहाँ पे बोलो एफ टी एच वेक्टर, इसका मतलब क्या है, फोर्स ड्यू टू फोर्स ड्यू टू फोर्स ड्यू टू वी रिलेटिव का मतलब, राइट डाउन, वी रिलेटिव मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम। लेकिन कौन सा मास, जो सिस्टम में है वो नहीं, जो इजेक्ट हो रहा है या फिर जो ऐड हो रहा है,
उस इजेक्ट होने की और ऐड होने की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, उसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे v रिलेटिव। क्लियर? देन dm by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, dm by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, dm by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, dm by dt। क्लियर है? फिर ये थ्रस्ट का बेसिक फॉर्मूला है। आज हम इसे इसके एप्लीकेशन भी डिस्कस करेंगे। सारे एप्लीकेशन यही फॉर्मूले के ऊपर से हम डिराइव करने वाले। ठीक है? अब आती है बात नेगेटिव साइन की। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, कौन बोलेगा क्या इंडिकेट कर रहा है? वेरी गुड। किसकी डायरेक्शन अपोजिट है? बॉडीची। कोणाच्या अपोजिट आहे? ग्रॅव्हिटीच्या अपोजिट आहे। नाही, रॉकेट नाही आहे, हे नळाचं आणि पटाकीचं एक्झाम्पल आहे। तिथं तर पाणी वरतूनच खाली चाललं, कुठं अपोजिट आहे? इथं ग्रॅव्हिटी थर्स्ट की आहे डायरेक्शन, हा आकांक्षा, थर्स्ट ची डायरेक्शन अपोजिट आहे, त्याच्यामुळे निगेटिव्ह। कोणाच्या अपोजिट फोर्सच्या आहे? फोर्सच्या फोर्सची डायरेक्शन थ्रस्टच्या अपोजिट है। यहाँ पे थ्रस्ट एंड फोर्स बोथ आर सेम, वो अलग अलग नहीं है। सिंपल है, जिस डायरेक्शन में मास इजेक्ट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट एक्सर्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए साइन नेगेटिव है। कड़ा लगा? जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है, मासेस जो बर्न गैसेस है वो इजेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं? डाउनवर्ड, इसलिए थ्रस्ट कहाँ पे एक्ट होगा? अपवर्ड, एंड उसके डायरेक्शन में रॉकेट जाएगा। नळाचं कसं? हाँ, थ्रस्ट, हाँ, मास ऐड हो रहा है ना वहाँ पे, तो ऐड हो रहा है मतलब जिस डायरेक्शन में ऐड हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। हाँ, तो निगेटिव इजेक्टेड की केस नहीं है। खाली आता ते डिपेंड करतं, आपण आडवट फेकतोय, वो फेकतोय की इन्क्लाइन फेकतोय। हाँ, रॉकेटचं डाउनवर्ड, बरोबर। क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में मास इजेक्ट होगा, सुनो, जिस डायरेक्शन में मास इजेक्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट एक्ट होगा। आता 2 मिनिट विचार करा, दिशा आणि गायत्री परत एकदा, कळतंय का? जिस डायरेक्शन में मास इजेक्ट होगा उस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? थ्रस्ट एक्ट होगा। इसका मतलब अगर ऐड हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में एक्ट होगा, इजेक्ट थोड़ी हो रहा है। ठीक है? इसलिए ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? किसकी डायरेक्शन अपोजिट है? थ्रस्ट की एंड मास इजेक्टेड की। ठीक है? चलो नेक्स्ट, अब इसके 1 बाय 1 ऍप्लिकेशन सांगितले। एकदम सिंपल पॉइंट बघा आजचा। काय होतो की फोर्स ऍक्ट होतो, बट फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है? मास, जो इजेक्ट होगा या फिर ऐड होगा सिस्टम के ऊपर, मतलब वेरिएबल मास है। मतलब कौन? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है। तो हमने क्या किया? F इक्वल्स टू ma को मॉडिफाई करके F इक्वल्स टू v इंटू डी एम बाई डी टी लिया। बस v को बोलते टाइम हमने बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मास विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम है, बट ऑलवेज हमें वही मिलने वाली है। ठीक है? इसलिए F इक्वल्स टू इन जनरल हम यूज करेंगे v इंटू डी एम बाई डी टी। बोला सोबत सगळे, F इक्वल्स टू m इंटू v इंटू डी एम बाई डी टी। v इंटू डी एम बाई, क्या ये थ्रस्ट का फॉर्मूला है? ठीक है? डी एम बाई डी टी रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, डी एम बाई डी टी रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, डी एम बाई डी टी रिप्रेजेंट्स। क्लियर है? ठीक है, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। एप्लीकेशंस ऑफ थ्रस्ट। पहिला, मशीन गन। मशीन गन, मशीन गनच का? साधी गन नाही चालत का? चालते, बट मशीन गन जरा भारी असते ना। मशीन गन आहे नाही माहिती तुम्हाला? काय काय असते मशीन गन? म्हणजे मशीन सारखी दिसते मग कोण म्हणतो तुला 50 का 100 काही फेकतो का? ठीक है, मशीन लढच फेकते। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ थ्रस्ट, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ मशीन गन। अब मशीन गन मतलब क्या है? वहां से बुलेट्स फायर होने वाली है। ठीक है? तो उसके लिए लिखो एन, 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 नळाचा एन। क्या होता है एन का मतलब? नंबर ऑफ बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट्स इजेक्टेड और फायर्ड पर सेकंड। नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। समझ लगा एन की मीनिंग क्या है? कितनी बुलेट एक सेकंड में फायर हो रही है, वो कौन है? एन है। नेक्स्ट, स्मॉल एम, स्मॉल एम, मंकी सा एम, मास ऑफ ईच बुलेट, मास ऑफ ईच बुलेट। हो गया? अब थोड़ा सा सोच के मुझे बोलो एनएम क्या रिप्रेजेंट करेगा? एन इंटू एम मतलब क्या होगा?
नंबर ऑफ बुलेट्स होगा क्या, टोटल मास फायर्ड मतलब इजेक्टेड पर सेकंड, मतलब क्या होगा dm by dt। तो राइट डाउन n into m इक्वल्स टू बनेगा टोटल मास इजेक्टेड पर सेकंड, टोटल मास इजेक्टेड पर सेकंड यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। लिहिता येतं की बोर्डवर लिहून देऊ, n into m इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर dm अपॉन dt, dm अपॉन dt हो गया। मतलब कैसे लिखा था, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, स्मॉल m का मतलब क्या है मास ऑफ ईच बुलेट। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कितना मास इजेक्ट हो रहा है पर सेकंड, यानी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय dm अपॉन dt। अब बोलो इस वजह से गन के ऊपर कितना थ्रस्ट एक्सर्ट होगा, मतलब थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन गन बाय द बुलेट्स विल बी n into m into v। ते फक्त सुरुवातीलाच असतं, ठीक आहे ना, नंतर आपल्याला माहिती आहे बुलेट पुढे चालल्या थ्रस्ट पाठीमागे येणार आहे, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, बट उसका हर बार कंसीडर नहीं करने, बस इंट्रोड्यूस वेक्टर फॉर्म में किया था तब की बात रही। हाँ n into m into v, n का मतलब m बुलेट नहीं ईच बुलेट, v विथ विच बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द। अगर आपको बोला है कि एक मशीन गन है एक सेकंड में 120 बुलेट्स फायर कर रही है जिसका मास 200 ग्राम है एंड इजेक्ट हो रही है विथ 200 मीटर पर सेकंड, तो वन गन के ऊपर कितना थ्रस्ट एक्सर्ट होगा। फोर एट जीरो जीरो मतलब क्या करना होगा डायरेक्ट एनएमवी करना है, बस ये 200 ग्राम है ये केजी में बनेगा 0.2 केजी, तो ये 0.2 का ये 0 कैंसिल हो गया, 12 into 2 24 into 2 4800 न्यूटन कळतंय का 4800 न्यूटन। इसलिए मशीन गन अशा एका हातात घेऊन फायर नहीं करत किंवा खांद्याला पकडून पण फायर नहीं करत, उसको बेसमेंट में या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे फिक्स किया जाता है, ठीक है ना, काय वेळी दोन चार शोल्डर ब्रेक करत डायरेक्ट जर आलं तर, ठीक है। तो ये क्या हो गया थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द बुलेट्स ऑन द मशीन गन, क्लियर है। आधी तर आपण नवीन काहीच डिराइव नहीं केलं, फॉर्मूला कौन सा था वही था v into dm by dt, ठीक है, बस उसमें दो स्पेशल केस लिखो, राइट डाउन स्टार मार्क करके लिखो, इफ बुलेट इज stuck at wall or falls down near the wall। एक बुलेट है या फिर n नंबर ऑफ बुलेट्स है, वॉल के ऊपर फायर करने के बाद एक तो वॉल में एम्बेडेड मतलब फिक्स हो रही है, म्हणजे भिंतीत घुसायला लागल्या किंवा वॉल के साथ टकरा के नीचे गिर रही है, then thrust exerted by the bullets on the wall, thrust exerted by the bullets on the wall कितना होगा देखो n into m into v, thrust exerted by the bullets on the wall कितना होगा n into m into v। बट उसमें सेकंड केस होगी कि if bullets are reflected back from the wall, अगर वॉल में से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है तो उस केस में कितना होगा, जैसे मोमेंटम डबल होता है वैसे थ्रस्ट भी ट्वाइस ऑफ n into m into v होगा। रिबाउंड हो गई हो, मग वॉल खूपच स्ट्रॉंग असेल, कार्बन कंटेंट खूपच जास्त आहे स्टील मध्ये आयर्न मध्ये, हाँ कैन टैंक से वापस आती है क्या, मतलब जो मटेरियल हमने क्या किया है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेटल है कि नहीं, कार्बन परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा किसमें आयरन में, तब क्या नहीं आयरन में तब स्टील बनेगा, तो जो स्टील बनेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, केमिस्ट्री मेटलर्जी आए ना तब, तो उससे क्या होगा रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी बुलेट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ट्वाइस ऑफ n into m into v, एंड उसमें पहले लेक्चर में देखा था वही केस, अगर बुलेट हॉरिजॉन्टली नहीं आ रही है, बुलेट इस डायरेक्शन में आ रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे थीटा इतना एंगल बन रहा है, तो क्या होगा n into m into v सेम रहेगा, 2 into cos of थीटा एक्स्ट्रा ऐड होगा। थर्ड केस क्या लिखेंगे, इफ बुलेट इंसिडेंट ऑन ए वॉल,
if bullet incident on a wall in a direction making an angle theta and reflected back from the wall, then if bullets incident on a wall in a direction making an angle theta with the horizontal and reflected back with same velocity and same angle, then क्या होगा? then thrust exerted by the bullets on the wall will be 2 into n into m into v cos of theta. क्लियर है? परत एकदा न्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये सारी केसेस हम ऑलरेडी मोमेंटम में देख चुके हैं. ठीक है, मोमेंटम अगर सेमी डायरेक्शन में जा रहा है, वहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो डायरेक्ट एम वी रहेगा. रिफ्लेक्ट होके वापस आता है तो डबल होता था, एंड अगर एंगल बनाता है तो ट्वाइस ऑफ एम यू कॉस ऑफ थीटा था. बस यहाँ पे क्या हो रहा है? एन इनटू करना है, बिकॉज यहाँ पे मास के इजेक्शन से एक्ट होने वाला फोर्स यानी थ्रस्ट हम पढ़ रहे हैं. फिर से एक बार, आज हमने डिस्कशन शुरू किया था अबाउट थ्रस्ट मतलब क्या होता है? व्हेन मास इज एडेड और इजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, उस सिस्टम के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, एंड ये मास के इजेक्ट या ऐड होने से जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको बोला जाता है एज ए थ्रस्ट. तो थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला बनाया हमने v into dm by dt. v कौन सी लेनी है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मास व्हिच इज इजेक्टेड और एडेड विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, एंड dm by dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ. उसके एप्लीकेशन देख रहे हैं. एक ही एप्लीकेशन देखा है मशीन गन में. क्या होता है मशीन गन में? मशीन गन मतलब आप एक दूसरी कोई भी गन ले सकते हो, उसके लिए भी एप्लीकेबल है, बट वहां पे नेग्लिजिबल होता है, उसके लिए हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे. ठीक है, वहां पे क्या होगा? n आएगा. n का मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स इजेक्टेड पर सेकंड. देन m आएगा. m का मतलब मास ऑफ ईच बुलेट. देन v का मतलब वेलोसिटी विथ व्हिच बुलेट्स आर फायर्ड. तो वहां पे क्या होगा? n इंटू m इंटू v बनेगा. कसं बनणार ते आपण बघितलंय. nm रिप्रेजेंट dm by dt. उसमें अगर वॉल में जाके स्टिक हो रही है, एम्बेड हो रही है, यहाँ पे नीचे गिर रही है तो nmv, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है तो ट्वाइस ऑफ nmv, एंड अगर वहां पे एंगल थीटा बना के रिफ्लेक्ट हो रही है तो ट्वाइस ऑफ nmv cos ऑफ थीटा हो गया. ठीक है, अभी सेम एप्लीकेशन. नेक्स्ट, पहले समझ लो बोर्ड पे, फिर बाद में देखो. एक चेन है, क्या है? ऐसी है. कैसी है? हातात पकड़ लिया अपन चेन इन सच अ वे दैट एक एंड ग्राउंड पे टच किया है, दूसरा एंड हमने हाथ में पकड़ा है. छोड़ देंगे तो क्या होगा? कशी पडते चेन माहिती का? कशी पडते? सगळी एकदम नहीं पड़त, कशी पडते है ना. वेरी गुड. धीरे धीरे जो नीचे से, मतलब ऐसे धीरे धीरे नीचे जाती है ना, तो मतलब क्या हो रहा है? फ्लोर के ऊपर मास ऐड होता जा रहा है. तो ये मास ऐड हो रहा है, मतलब ये भी केस किसकी हो गई? तो इस पर्टिकुलर केस में कितना थ्रस्ट एक्ट होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम एक कंडीशन एज्यूम करेंगे कि फॉर एग्जांपल y इतने हाइट पे, ग्राउंड से y इतने हाइट पे जो चेन है उसकी छोटी सी लेंथ हम यहाँ पे लेंगे dy. देखो चेन है, उसके हमने क्या किया है? ऊपर तक पकड़ा है. टोटल लेंथ कितनी, टोटल मास कितना है वो अभी कंसीडर नहीं किया, बस कंसीडर क्या किया है? y इतने हाइट के ऊपर एक छोटी सी लेंथ ली है. कितनी है? dy, छोटा सा एलिमेंट है मतलब. अब यहाँ पे अगर यहाँ जो चेन है उसका टोटल मास अगर m है एंड टोटल लेंथ अगर l है, तो इनको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसको बोला जाता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी लीनियर मास डेंसिटी. लीनियर मास डेंसिटी उसको अपन डिनोट करेंगे बाय यूजिंग लैम्बडा. तो यहाँ पे लैम्बडा का मतलब क्या हो गया? लीनियर मास डेंसिटी. इसका यूज क्या होता है? देखो एकदम सिंपल यूज है. जैसे ये चौक है, एज्यूम करो कि बड़ा वाला चौक है 1 मीटर का या फिर 10 सेंटीमीटर का चौक लिया है, और आपको बोला है कि 10 सेंटीमीटर चौक का जो मास है वो 10 kg है. समझ लो. तो इसका मतलब टोटल मास अपन टोटल लेंथ अगर करेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर में रहने दो, तो हमें क्या समझ में आ रहा है? 1 सेंटीमीटर में 1 kg है. तो अगर हमें बोला गया कि 4 सेंटीमीटर की लेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे? 10 kg मास था, 10 सेंटीमीटर लेंथ थी, इंटू 4 कर देंगे. अगर हमें बोला गया कि 7 सेंटीमीटर का मास कितना है, तो हम क्या करेंगे? 10 बाय 10 इंटू 7 कर लेंगे. समझ में आ रहा है? ये सेम सिचुएशन है. हमने टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ को बोला है लैम्बडा, मतलब ये लीनियर मास डेंसिटी है जिसका यूज करके हम किसी भी पर्टिकुलर लेंथ का मास कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे dy इतनी छोटी सी लेंथ ली है, तो अगर मुझे dy का मास चाहिए, वो अगर dm है, तो ये dm इक्वल्स टू कितना होगा? लैम्बडा इंटू dy. असंच केलं बघा.
टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ मतलब गिवन लेंथ का मास। तो यहाँ पे टोटल मास कितना है m, टोटल लेंथ कितनी है l, तो m बाई l को अपन लैम्डा बोल रहे हैं पहले से, क्योंकि क्वेश्चन में लैम्डा गिवन होता है। क्वेश्चन में दिया जाता है कि लीनियर मास डेंसिटी फॉर द चेन इज 10 kg पर मीटर, इसका मतलब 1 मीटर का 10 kg। तो अगर 4 मीटर का मास चाहिए तो क्या करेंगे हम, 10 इंटू 4 करेंगे, कितना होगा, अगर 100 मीटर का चाहिए तो क्या होगा, 100 इंटू 4 करेंगे, क्या होगा 400 kg। करते का बाळांनो हे नक्की सगळ्यांना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे dm मिल गया, लैम्डा इंटू dy। व्हाट इज लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ। dy मतलब क्या है, छोटी सी लेंथ ऑफ द चेन, क्या है, उसको स्मॉल एलिमेंट बोला जाता है, बट एलिमेंट ऐकलं की आपल्याला भीती वाटते, छोटी सी लेंथ है चेन की, कळालं। अभी देखो क्या होगा, हम चेन को छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद क्या होगा, ऐड होता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ऐड होने वाला मास है वो चेंज होगा। चेंज होगा मतलब हम क्या करेंगे, उसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे, मतलब dm बाय dt कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा तो कांस्टेंट है, लेकिन dy चेंज होगा, हर बार ये लेंथ चेंज होती जाने वाली है, तो लेंथ के चेंज होने का रेट अगर लेंगे तो ये बनेगा लैम्डा बाय dy बाय dt। अब यहाँ पे dy बाय dt मतलब क्या है, लेंथ अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं हम, वेरी गुड, हाँ, वेलोसिटी। वर्टिकल ले रहे इसलिए vy लिखा है, ठीक है। लेंथ अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे dy बाई dt इक्वल्स टू क्या हो गया, vy हो गया। क्लियर हो रहा है, एकदम हळूहळू स्मूथ, सरळ सरळ कळायला पाहिजे, ठीक है। सिंपल सिंपल कंसेप्ट शुरू है। चेन है, हाथ में पकड़ी थी, दूसरा एंड ग्राउंड पे था, हम छोड़ने वाले, छोड़ने के बाद धीरे 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 मास ग्राउंड पे ऐड होने वाला है, और ऐड होता है मास, इसका मतलब वहां पे थ्रस्ट एक्सर्ट होने वाला है, कितना होगा ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए हमने कंसिडरेशन क्या किया, डिस्कशन शुरू किया एट एनी रैंडम हाइट y, उसके ऊपर छोटी सी लेंथ ली थी dy, फिर dy का मास मालूम नहीं था, उसके लिए एडजस्टमेंट की, मास अपन लेंथ को लैम्डा बोला, तो dy की लेंथ क्या होगी, लैम्डा इंटू dy होगी। अब ये मास चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसका मतलब dm बाई dt, तो इधर dt से डिवाइड किया, इधर भी dt से डिवाइड किया, तो dy बाई dt मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब चेंज होने वाली लेंथ अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी मिल गई। क्लियर है। अब कंडीशन क्या है, देखो, जो मास dy था वो y इतने हाइट से उसका फ्री फॉल हो रहा है, ये चौक यहाँ पे था, यहाँ से मैं छोड़ दूंगा तो इसका फ्री फॉल हो रहा है, तो जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ऑफ 2gh। वेरी गुड, ठीक है, कितनी होती है, रूट ऑफ 2gh। हे झालंय सगळं 1D मध्ये, कळालं ना, जे 1D मध्ये नव्हते ते शॉक होऊन बघताय, रूट ऑफ 2gh। बाकीच्यांना कळालं का, फ्री फॉल है, बस बॉडी को ड्रॉप किया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ड्रॉप किया मतलब u 0 है, तो v बनेगा रूट ऑफ 2gh। बस यहाँ पे v को रिप्लेस करेंगे बाय vy, एंड h रिप्लेस होगा बाय l, नहीं तो y म्हटलं अपन त्याला, किससे रिप्लेस होगा, रूट ऑफ 2g इंटू y। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें dm बाई dt कितना मिल गया, लैम्डा इंटू vy। क्लियर है, यहाँ तक कंफर्म। अभी कैलकुलेट करना है थ्रस्ट, थ्रस्ट का पहला फॉर्मूला एकच बघितला आपण आज, क्या होता है v इंटू dm बाय dt, यानी थ्रस्ट बनेगा F इक्वल्स टू v, मतलब वही होगी v अलॉन्ग y, कारण वर्तुल खाली पड़ते, ठीक है। तो ये बनेगा vy इंटू dm बाय dt। अब यहाँ पे देखो dm बाय dt कितना है, लैम्डा इंटू vy, तो vy इंटू vy, ये हो गया थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द चेन ऑन द ग्राउंड, बट vy कितना है, रूट ऑफ 2gy, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, थ्रस्ट बनेगा 2 लैम्डा y इंटू जी। ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन ऑन द ग्राउंड बाय थ्रस्ट। लेकिन अकेला थ्रस्ट वाला फोर्स एक्ट होगा क्या, और कोई होगा, और कौन होगा, वेट होगा ना, समझ में आया ना, थ्रस्ट अलग है वेट अलग है। थ्रस्ट क्यों एक्ट हुआ, मतलब अगर चेन को हम ऊपर से नहीं डालते, तिथंच ठेवलेली चेन है, त्याला बघितलं असतं, थ्रस्ट एक्ट हुआ होता क्या, लेकिन वेट एक्ट होता है। अभी अगर ऊपर से डाल रहे तो थ्रस्ट भी एक्ट होगा एंड वेट भी एक्ट होगा, तो दूसरा फोर्स हमें मिलेगा, दैट विल बी द फोर्स ड्यू टू वेट, उसको अपन बोलेंगे Fw। कितना होता है वेट का फोर्स, mg, बट ये m का मतलब क्या है, तो टोटल मास कितना होगा, टोटल मास ये y इतने लेंथ के ऊपर, तो y कितनी भी रैंडम लेंथ हो सकती है, टोटल चेन की लेंथ देंगे या फिर कम भी देंगे। देखो क्या होगा, मास कैलकुलेट करने के लिए m बाय l को हम लैम्डा बोल रहे हैं,
तो टोटल मास मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लेंथ अपन एज्यूम कर रहे हैं y इतनी, तो इसका मतलब mg विल बी रिप्लेस्ड बाय लैम्डा इंटू वाई इंटू जी। ये हो गया फोर्स एक्सर्टेड ऑन ग्राउंड बाय द चेन ड्यू टू वेट। मतलब चेन अगर ऊपर से हम ड्रॉप कर रहे हैं तो क्या होगा, दो फोर्स एक्ट होगी, एक थ्रस्ट एक्ट होगा, दूसरा वेट एक्ट होगा। अभी हमें चाहिए नेट फोर्स, कितना बनेगा नेट फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू वेट प्लस फोर्स ड्यू टू थ्रस्ट, तो लैम्डा वाई जी प्लस 2 लैम्डा वाई जी, 3 इंटू लैम्डा इंटू वाई इंटू जी। बट इस लैम्डा इंटू वाई को हमने पहले से ही एम बोला है, तो ये बनेगा थ्राइस ऑफ एम जी। कळलं, एकदम हळूहळू सांगितलेले, नाही कळण्यासारखं काहीच नाही आहे, असं एकदम एका नजरेत हे सगळं बघितलं की भीती वाटेल त्याची, ठीक आहे। त्यामुळे स्टेप बाय स्टेप बघा आणि लिहून घ्या। राईट, फोन कळते का? हो गया लिखिए। चलो फिनिश्ड। हो, वाय म्हणजे काय की किती हाईटवरून आपण ते सोडतोय चेन, असं आहे ते। जर समजलं असेल तर छापू नका, न बघता लिहा, डिराईव्ह करा स्टेप बाय स्टेप, एकदा 3-4 स्टेप बघून घ्या, समजावून घ्या, न बघता लिहा। नाइन 30 टू 10 PM काही आहे का शेड्यूल? रात्री 9:30 ते 10 काही आहे का? काही नाही ना? काय काय ऑनलाईन का ऑफलाईन? नाही, मी असंच विचारलं, तुम्ही लिहित आहे ना, मग ते मला काहीतरी हो गया लिख के। चलो नेक्स्ट, थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन पाइप बाय वॉटर जेट पाईप वॉटर जेट। नळी हातात पकडून मोटरने जर पाणी देत असेल समोर, तर नळी काय जर मोकळी सोडली तर इकडे तिकडे व्हायब्रेट होते ना। फोर्स नहीं, हाँ, थ्रस्ट ऑन पाइप ड्यू टू वाटर जेट,
फोर्स और थ्रस्ट ऑन पाइप ड्यू टू वॉटर जेट. कळतं काय वॉटर जेट म्हणजे? वेरी गुड. पानी निकलता है बाहर पाइप में से तो उसको वाटर जेट बोलते हैं. वो क्या करेगा, पानी जाएगा मतलब मास रिमूव होगा मतलब इजेक्ट होगा तो पाइप के ऊपर थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर वाटर, जो कुछ भी है. क्या होगा ये Q, एंड ये Q इक्वल्स टू होता है डेल्टा V, मतलब ये dV अपॉन dt, वेर V का मतलब वॉल्यूम. कितनी वॉल्यूम पर सेकंड इजेक्ट हो रही है, मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड होता है. ठीक है, एंड इसी का मतलब होता है A इंटू वी. Q का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर वाटर. पानी बोला है तो वाटर, दूसरा लिक्विड दिया तो भी चलता है. ठीक है, और ये रेट ऑफ फ्लो कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ फ्लो, फ्लो मतलब कितनी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो हो रही है, मतलब क्या, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. आता बघा पाइप है, उसके बाहर वॉल्यूम निकल रही है, मतलब क्या निकल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इनटू, अरे बडबड तुला नंतर सांगणार नाही आहे, बडबड न करतो बोलत असताना. त्याला काय विचारू, त्याला मला ऐकून घे ना पूर्ण. सांग काय सांगत सांग मला सांग. आलो 10 मिनिट दे मला फक्त. तुला व्हॉल्यूम डेन्सिटी सांगतो, ही कोणती व्हॉल्यूम डेन्सिटी आहे, व्हॉल्यूम अपॉन टाइम शी सांगतो तुला, थांब. ठीक है, हाँ ऐका व्यवस्थित. देखो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम था, समझ में आ रहा है. फिर उसको हमने क्या लिखा है, A इंटू वी लिखा है. यहाँ पे V का मतलब वॉल्यूम नहीं है, क्या है, वेलोसिटी है. आता हे कसं आलं, हे बघा पाइप है, उसके बाहर वाटर निकल रहा है और हमने क्या बोला है, उसका रेट ऑफ फ्लो बोला है. तो रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए क्या होगा, एक तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे, उसके बाद में एक सेकंड में वो कितना आगे जा रहा है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब क्या हो गई, वेलोसिटी. तो देखो क्या हो गया, इधर आ गया एरिया, इधर आ गई लेंथ, मतलब ये क्या बन गई फिर से, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. हमने एक ही सेकंड बोला था, मतलब वॉल्यूम अपॉन 1, यानी हम उसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एरिया इनटू वेलोसिटी. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप कितना होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम या फिर एरिया इनटू वेलोसिटी. एरिया कौन सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, जहां से पानी या फिर वाटर जेट निकल रहा है. ठीक है, वी का मतलब वेलोसिटी विथ विच, वेरी गुड. ठीक है, देन वी, कैपिटल वी मतलब वॉल्यूम, स्मॉल वी मतलब वेलोसिटी. कळतोय डिफरन्स. ठीक है, अब देखो क्या होगा, 2 मिनट थांबा. अब क्या होगा, हमें मालूम है कि मास इक्वल्स टू होती है डेंसिटी अपॉन, तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होगा, मास इनटू, यानी मास इक्वल्स टू, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो हम यहाँ पे मास चाहिए, तो मास इक्वल्स टू क्या बनेगा, होते हैं सगळं. ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन, तो मास इक्वल्स टू क्या हो गया, कळलं, ये मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया. एम का मतलब मास, रो का मतलब डेंसिटी. ठीक है, वी का मतलब वॉल्यूम. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये मास था, अब मैं इसको dm बाय dt लिख दूंगा. क्या बन गया ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. हेच लागते आपल्याला आज सकाळपासून. dm बाय dt कैसे किया, यहाँ पे टाइम से डिवाइड किया, इधर भी टाइम से डिवाइड करेंगे, बट डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती. वाटर की डेंसिटी वाटर की असते. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो v है, v का मतलब कौन है, वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी नहीं है, कौन है, वॉल्यूम है. तो ये क्या आएगा, dv अपॉन dt. कळलं का काय केलं आपण, क्या मिला ये, dm बाय dt. लेकिन ये dv बाय dt को हमने पहले a इंटू वी बोला है, तो यहाँ पे dm बाय dt क्या होगा, वेरी गुड, dm बाय dt होगा रो इंटू a इंटू वी. अब चाहिए हमें थ्रस्ट, तो क्या बनेगा थ्रस्ट, v इंटू dm बाय dt. क्या होता है थ्रस्ट, मतलब v इंटू dm बाय dt. तो बस ये dm बाय dt की वैल्यू पुट करेंगे, v इंटू वी, तो ये बनेगा रो इंटू a इंटू, तो ये होता है थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय वाटर जेट ऑन पाइप्स. व्हॉल्यूमला कॅपिटल व्ही लिहिलंय एवढं मोठं, आणि वेलॉसिटीला आपण काय केलं, त्याचा पाय म्हणून स्मॉल व्ही लिहिलंय. ठीक आहे, समजतंय का, पहिले बघून घ्या. हा गायत्री,
हे dm बाय dt आणि ते dm बाय dt, हे dm बाय dt, इथून हे कसं हे नाही कळत आहे. गुड, व्हेरी गुड. त्यासाठी ना ही पहिली लाईन बघ बेटा, हे काय आहे पर युनिट टाइम, हे पण काय आहे, त्याला मी इथं काय म्हटलोय, तेच तिथं म्हटलो एरिया इंटू वेलोसिटी. कळालं? थ्रस्ट कितना आ गया, रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर. कन्फ्यूज होऊ नका, मीनिंग व्यवस्थित बघून घ्या. रो मतलब स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट लिखो. if rate of flow is given, if rate of flow is given, then thrust is given by. अब देखो रेट ऑफ फ्लो गिवन है मतलब कौन गिवन है, क्यू गिवन है. अब बोर्ड पे ध्यान दो, थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू ए इंटू वी का स्क्वायर. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इंटू वी. बट अगर क्वेश्चन में एरिया नहीं दिया है, वेलोसिटी भी नहीं दी, डायरेक्ट क्यू दिया, हम क्या करेंगे, इस ए वी को रिप्लेस करेंगे क्यू से और थ्रस्ट का और एक फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज रो इंटू क्यू इंटू वी. नहीं वेलोसिटी दी है, एरिया नहीं दिया, क्यू दिया है. ठीक है,
नहीं तो हम क्या करेंगे फिर क्यू के ऊपर से वेलोसिटी कॅल्क्युलेट करेंगे. हा एकच इम्पॉर्टंट आहे पण ते दिले असतात फिरून त्याच्यामुळे सांगावे लागतात. नाही ते पवन सारखे परत येतात सर हा सांगितलं ना हा कसा आला फॉर्मूला रो इंटू क्यू इंटू वी. क्लियर. अभी फिर से इसके एप्लीकेशन क्या होगा. एप्लीकेशन में वही अगर ये वाटर जेट हम वॉल के ऊपर फोकस करेंगे है ना, नली भिंती पर पानी मारते हैं, उस केस में क्या होगा. थ्रस्ट एक्सर्टेड ऑन वॉल बाय द वाटर जेट. अगर पानी वॉल के ऊपर गिरने के बाद वॉल के पैरेलली ट्रैवल कर रहा है तो जैसे एन ए वी था वैसे रो ए वी स्क्वायर. अगर पानी इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा तो डबल 2 रो ए वी स्क्वायर. ठीक है. एंड अगर पानी की तरफ वॉल एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रहे तो क्या होगा, फिर दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी की एडिशन होगी. असं होतं का. होऊ शकतं, काही पण होऊ शकतं फिजिक्स से. ठीक है ना. चलो राइट डाउन एप्लीकेशंस. फर्स्ट वन नंबर 1 thrust exerted by water jet on wall. Thrust exerted by water jet on wall. Thrust exerted on wall by water jet if it travels or splash parallel to the wall. If it travels parallel to wall. मतलब पहले पकड़ के वॉल के ऊपर इंसिडेंट हो गया और फिर वॉल के अलोंग वो ट्रैवल कर रहा है तो कितना होगा थ्रस्ट. रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर लिया. देन थ्रस्ट इज गिवन बाय रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर. Next, number 2. When water jet get reflected back from the wall. अगर वाटर जेट वॉल से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा तो क्या होगा. वेरी गुड. 2 इंटू रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर. 2 रो ए वी स्क्वायर. 2 रो वी ए स्क्वायर. 2 रो वी ए स्क्वायर. निकला दे 2 रो ए वी स्क्वायर. एंड उसके बाद में स्टार मार्क करके और एक केस लिखो कि इफ वाटर जेट इज मूविंग वाटर जेट इज मूविंग टुवर्ड्स वॉल with velocity v. If water jet travels towards wall with velocity v and wall is moving towards water jet with velocity u. Then thrust will be क्या होगा. बस अपोजिट डायरेक्शन आहे वेलोसिटी की एडिशन. वॉल म्हणजे काय आहे की कारवर पाणी मारतोय समोरून आणि कारमध्ये ड्रायव्हर बसला गिअर पडला आणि तो समोर येतोय. तर काय इमॅजिन करायचं थोडंफार वॉल कसं काय मूव्ह करेल. एवढं नको डोकं. ठीक आहे. रो इंटू ए इन ब्रैकेट वी प्लस यू का होल स्क्वायर. दिया एंगल तो फिर से क्या करेंगे वही कंपोनेंट कॉस थीटा वाला. बट वाटर जेट में शक्यतो तसं नहीं होत है ना. अभी थ्रस्ट रिलेटेड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बाकी दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन का. राइट डाउन. रॉकेट प्रोपल्शन कैसे होता है. रॉकेट प्रोपल्शन मालूम है ना. इजेक्टेड बर्न गैसेस क्या होते हैं इजेक्ट होते फ्रॉम द रॉकेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड फिर से dm by dt इजेक्ट होगा विथ वेलोसिटी v. तो क्या करेगा f इतना थ्रस्ट एक्सर्ट करेगा. मतलब जब रॉकेट हवा में चलता है बोर्ड पे ध्यान दो तो रॉकेट के ऊपर जो थ्रस्ट एक्सर्ट होता है कितना होगा v इंटू dm by dt. यहाँ पे v का मतलब वेलोसिटी विथ विच गैसेस आर इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट. dm by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. मतलब जो मास इजेक्ट हो रहा है उस मास इजेक्शन का रेट dm by dt. तो ये हो गया थ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉकेट. अब इसमें दो केसेस लिखना है हमें बस कि अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में चला गया. कहाँ पे चला गया ग्रेविटी फ्री स्पेस में म्हणजे अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के बाहर चला गया तो उस केस में क्या होगा. जैसे ये रॉकेट है विथ एक्सेलरेशन a ट्रैवल कर रहा है
ठीक है, इसके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है यानी थ्रस्ट है वो भी अपवर्ड एक्ट हो रहा है। ग्रेविटी नहीं है तो डाउनवर्ड कौन एक्ट होगा, क्या कोई एक्ट होगा क्या, नहीं, ठीक है, ग्रेविटी होगी तो mg एक्ट होगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि F इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू ए होगा। मतलब ये थ्रस्ट, यह मतलब जो गैसेस रॉकेट के अंदर है एंड रॉकेट का पूरा इनका कंबाइंड मास जो अभी बाहर निकालना बाकी है, ठीक है। तो उस केस में एक्सेलरेशन होगा F ड्यू टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय मास, यानी एक्सेलरेशन होगा, बोलो, v इंटू dm/dt डिवाइडेड बाय m। फक्त हाई एम कैंसिल करू नका, दोन्ही वेगळे, ठीक है। ये कहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो अगर ग्रेविटी तो बस क्या होगा, वेरी गुड, ऐड विल का सब्ट्रैक्ट विल का बरं, ये एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट होता है, इसलिए बनेगा प्लस सॉरी माइनस, ये कहाँ पे, इन ग्रेविटी, ठीक है। एंड सिंप्लीफाई करके हमें वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए एक्सप्रेशन मिलता है v इक्वल्स टू v नॉट प्लस वी आर नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट बाय m। कसं आलं, यासाठी आहे पर्टिक्युलर स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन, बट ते आपल्याला कामाचं नाही, कळालं ना, डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे तो v इक्वल्स टू v नॉट प्लस वी आर नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट बाय m, वेयर v नॉट का मतलब इनिशियली वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट जब मास m नॉट था, कळालं ना। या सांगतात कि एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद 80% फ्यूल बर्न हो चुका है, तब वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मतलब 80% बर्न होने से पहले जो था वो m नॉट, तब जो वेलोसिटी थी वो v नॉट, कळालं का। मगर बाद में v का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी व्हेन मास इज m, m का मतलब क्या होगा, रिमेनिंग मास, जो इजेक्ट हो चुका है उसको छोड़ के जो बचा है वो बनेगा m, एंड वी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट ने बर्न गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जो dm/dt होता है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद द सिस्टम, उसको हम वी आर बोलते हैं, ठीक है। यांच्या सगळ्यांचे मीनिंग्स लिहा, v नॉट इज द वेलोसिटी व्हेन मास इज m नॉट, then v velocity when mass is m, v naught is the velocity of the rocket when its mass is m naught, and v velocity when mass of the rocket is m। अब रॉकेट का मास क्यों चेंज होगा, क्योंकि उसके अंदर जो फ्यूल भरा था वो कम हो रहा है, ठीक है। वी आर मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्न गैसेस और इजेक्टेड गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। जब वेलोसिटी v नॉट है तब का मास m नॉट। जेव्हा आपण मोशन ऑब्झर्व करायला सुरुवात केली ना, तेव्हा रॉकेट प्लस सगळे गॅसेस यांचं मिळून जे होतं मास ते m नॉट, उसको इनिशियल मास बोल सकते हो, आणि m म्हणजे व्हेरी गुड, कळालं। तो ये थे ऍप्लिकेशन्स ऑफ थ्रस्ट, बस इतनी ऍप्लिकेशन आहे। आजचं तुमचं वर्क काय, जेवढं क्लासमध्ये शिकवलं ते फॉर्म्युले व्यवस्थित समजावून लर्न करणे, ठीक आहे। एवढा तास झाला की फक्त 4 to 5 सॉल्व्ड क्वेश्चन्स आहे बेस्ड ऑन दिस, तेवढे सॉल्व करा। आणि मी 9:30 to 10 टाइम यासाठी विचार होतो, कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 जो है वो आप एक बार ट्राई करो सॉल्व करने की, उसके बाद में 1 by 1 ऑनलाइन लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन मध्ये पण देऊ शकतो, बट रात्री 10 ते 11 तुम्ही येणार नाही, त्यामुळे आपण ऑनलाइन देऊ, हां। नहीं, आजचं रास काय आपलं, सिर्फ फॉर्मूले लर्न करके जो सॉल्व एग्जाम्पल है वही सॉल्व करने, फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको कल टाइम दूंगा, फिर जो अटेम्प्ट करके हो गए उनका डिस्कशन हम इवनिंग में करेंगे। दोनों ऑप्शन है आपके पास, एक तो मैं दिन भर यहाँ पे हूँ, तो कल जो 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई थिंक 30 या 34 कुछ तो है कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 में, तो एक तो सॉल्व करके आओ, और कल दिन भर में अगर आपको टाइम है तो डाउट क्लियर करके लो, एंड अगर सबके डाउट्स टाइम नहीं मिल रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो एट इवनिंग जो आपका सुटेबल टाइम है 10, 11, 12, 2, ठीक है, उस टाइम पे हम लेक्चर लेके फिर उनको मैं सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है, ठीक है।
चलेगा. सो आज के लिए इतना ही सफिशियंट आहे. वर्क कळालं बट 100% कम्प्लीट करा. हे आज केलं तरच होईल. तर 4 दिवसांना आले सर ते क्यू काय होतं, व्ही काय होतं, ए काय होते काही कळत नाहीये. मग त्यावेळी माझा रिप्लाय असेल बाळा एवढं काही इम्पॉर्टंट नाही.